आंखें के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर ही खुद ही हम ईश्वर हैं। जब उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करेंगे तो हर चीज का इफेक्ट होता रहेगा। हम इस आप कैसे फिजिकल बॉडी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि सांख्य बोलता है कि आपके अंदर ईश्वर है? आपने बताया। मैंने नहीं बताया। सांख्य में ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं है ना, तो हम अपने को ही सबसे ऊपर माना गया है, स्वयं को। और तो स्वयं हम को क्या माना गया? सबसे ऊपर, जैसे पूरी जितनी भी शक्ति है, कायनात है, जैसे कल आपने मेडिटेशन में बोला कि आप उसी, आपके अंदर वही है जो एकदम एक्सट्रीम पावर है। आप उसी शक्ति से बने हैं, उसी का अनुभव करें अपने अंदर। हम लोग जो है फिजिकल फॉर्म को इम्पोर्टेंस देके और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसी को सबसे ऊपर रख लेते हैं। जो रियलिटी है वहां तक नहीं पहुंच पाते और जो अनरियल है उसको रियल समझते हैं। इसीलिए दुख भी महसूस होते हैं। और जो आपने बताए हैं 25 तत्व, वो भी कंट्रोल में नहीं है। हम्म, कौन से क्वेश्चन पे मैं था, मैं वही भूल गया। दुख किस वजह से? आप बोल रहे थे हम प्रकृति में क्यों हैं। हाँ, प्रकृति में क्यों है? कौन है प्रकृति में? आपके अंदर कौन है प्रकृति में? आपके 25 तत्वों में से कौन सा तत्व प्रकृति में है? मानस होगा सर। हाँ सारे तत्व मानस। प्रकृति में है, पुरुष को छोड़ के। हाँ। जी सर। तो पुरुष को छोड़ के सारे तत्व प्रकृति में हैं। और मूल प्रकृति को क्या हुआ? हाँ, मूल प्रकृति 23 तत्व, सॉरी 23। मूल प्रकृति कहां पर है? प्रकृति से ऊपर। प्रकृति के अंदर है कि प्रकृति के बाहर है? बाहर है सर, बाहर। प्रकृति के बाहर है सर। बाहर है सर। प्रकृति प्रकृति के बाहर। जी सर। तो अगर आप मूल प्रकृति में हैं तो आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं सर, हम प्रकृति में हैं। और अगर आप पुरुष में हैं, आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं सर। और जब आप प्रकृति में हैं जी सर। तब दुख होगा क्या? जी सर। ओके। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति आती क्यों है, बनती क्यों है, कौन बनाता है, और उसके स्टार्टिंग में क्या होता है? पुरुष को रियलाइज कराने के लिए प्रकृति अपना नाच दिखाती सर। पुरुष को प्रकृति को क्या रियलाइज कराना है कि प्रकृति अपना नाच दिखाती है? सिर्फ पुरुष को खुश करने के लिए, क्या करने के लिए? पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वो अलग अलग हाँ, तो पुरुष को प्रसन्न क्यों करना चाहती है प्रकृति? भोग कराना चाहती है उसे। इसी सृष्टि में प्रकृति में जोड़ के रखना चाहती है, ताकि वो इस प्रकृति से बाहर ना जाए। क्यों, उससे क्या फायदा है प्रकृति को? जब तक पूरे भोग कंप्लीट नहीं होते तब तक तो प्रकृति हमें बांध के रखेगी ना सर। बांध के रखेगी, बट मोटिवेशन क्या है बांधने का? प्रकृति का फायदा क्या है? प्रकृति अगर किसी काम से कोई फायदा नहीं पा रही है तो उसको क्यों करेगी? तो ये जो सृष्टि बनी है ये सर, उसको भोग करा के मोक्ष कराना चाहती है प्रकृति। प्रकृति भोग करा के मोक्ष कराना चाहती है, ये भी सही है। तो प्रकृति भोग क्यों कराना चाहती है पुरुष को? ताकि वो हम्म? वैराग्य उसके वैराग्य उसके मन में आए।
ताकि वो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए वैराग्य और अभ्यास करे। सर, मूल प्रकृति से प्रकृति बनी क्योंकि पुरुष ने ऑब्जर्व किया, तो उसी स्थान पे प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त बनी। तो प्रकृति के इंटरेस्ट में है कि पुरुष अपना एक्सपीरियंस, अपना भोग कंप्लीट करके मोक्ष की तरफ जाए, तो प्रकृति भी अनमैनिफेस्ट मूल प्रकृति में रह सकती है। पुरुष प्रकृति, मूल प्रकृति को कब देखेगा? कब देखेगा मतलब? आई डिडंट अंडरस्टैंड। कब दिखेगा मतलब किस में परिस्थिति में? जब वो अपने आप को नहीं देखेगा तो वो मूल प्रकृति को देखेगा सर। हाँ, जब तो वो अपने आप को क्यों नहीं देखता है? वो अपने आप को छोड़ के बाहर क्यों देखता है? प्रकृति पुरुष को, अज्ञानतावश सर। अरे नहीं, पुरुष में कहाँ ज्ञान, तो प्रकृति का जो खेल है जब वो समाप्त हो जाएगा तो पुरुष मूल प्रकृति को देखेगा। ओके। देखिए, ऐसा होता है कि जब मूल प्रकृति से प्रकृति बनती है, तब एट रैंडम प्रकृति संस्कारों को अलोकेट कर देती है स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से और बोलिए, फिर से एक बार रिपीट जब जब प्रकृति पहली बार प्रकृति को बनाती है किसी एक पुरुष के लिए, ओके। तो एट रैंडम अपने अनुसार वो कर्म और संस्कार डाल देती है प्रथम बार। ओके। और उसके बाद वही संस्कारों पे काम होता रहता है। और मरने के समय जो अंतिम संस्कार होते हैं वो अगला जन्म तय करता है, अगली योनि, अगला जीवन, उसकी परिस्थितियां, उसका ड्यूरेशन, उसकी क्वालिटी, ये सब मरते समय जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, उसके ऊपर आधारित रहते हैं। और वो चलता रहता है आगे जब तक कि वो पूरा का पूरा जी सर। क्लियर ना हो जाए। ना हो जाए। जी सर। पूरा का पूरा क्या क्लियर ना हो जाए? पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो क्लियर ना हो जाए। ओके। तो जब प्रकृति बनती है तो उसमें 8 प्रकार के भाव रहते हैं। 4 पॉजिटिव रहते हैं और 4 नेगेटिव रहते हैं। इनको हम लोग देखेंगे आगे। उसमें से एक रहता है ज्ञान, और उसका विपरीत अज्ञानता, अज्ञान, वो भी रहता है। जब ज्ञान परम सीमा पे आ जाती है, पीक टच कर जाती है, वहां पर मुक्ति होती है। जब तक ज्ञान हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं जाएगा तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति सिद्धियों से नहीं है, मुक्ति वैराग्य से नहीं है, मुक्ति आप समझ लीजिए ऐश्वर्य से नहीं है। ईश्वर के गुण आ गए लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल और केवल संपूर्ण ज्ञान आने पे मिलती है। तो स्टार्टिंग के जो संस्कार है वो रैंडम है, लेकिन वो रैंडम संस्कार जब तक शून्य नहीं हो जाएंगे, स्पेशली ज्ञान वाले, तब तक मुक्ति नहीं है। और जब एक बार वो स्थिति आ जाती है तब प्रकृति खत्म हो जाती है, वापस मूल प्रकृति बन जाती है। तो इस पूरे दौरान बदला कौन?
बदली प्रकृति, पुरुष नहीं बदला। पुरुष बदल ही नहीं सकता है। तो ये पूरा जो गेम है, ये पूरा जो ड्रामा है, ये प्रकृति करती है अपने लिए। प्रकृति करती है अनुभव करने के लिए, इंद्रियों के माध्यम से, मानस के माध्यम से, आपके अहंकार के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, तन्मात्राएं पैदा करके, पंचमहाभूत पैदा करके, और उसका भोग करके, उसका ज्ञान लेके, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो कर्म इंद्रियों के द्वारा बदलाव करके। तो ये पूरा गेम ये 23 तत्वों का है, उसमें बदलाव हो रहा है। मूल प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है, पुरुष में कोई बदलाव नहीं है, वो वैसे के वैसे ही। तो ये बात समझना जरूरी है कि मुक्ति जो है वो मिलती है प्रकृति को, ओके। पुरुष को नहीं मिलती है। पुरुष को कोई बांध ही नहीं सकता है, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको कहां बांधोगे आप जाके? उसको पकड़ोगे कहां? इसको बांधोगे बैठ के, उसको बंदिश में डालोगे? नहीं डाल सकते। सर, प्रकृति अपने मजे के लिए करती है या पुरुष को रिझाने के लिए करती है? ओके, ऐसा लगता है कि पुरुष को रिझाने के लिए करती है, लेकिन हकीकत में अपने लिए करती है। तो इस बात को हम लोग सांख्य में आखिरी के कारिकाओं में देखेंगे, जहां इसका वर्णन है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी दोबारा आते हैं उस कारिका पे। वो कारिका ये बोलती है कि दुख जो है वो बाहर से आता है, 3 जगहों से आता है। अपने मन से आ सकता है, अपने चित्त से आ सकता है, अपने शरीर से आ सकता है, दूसरों के चित्त या शरीर से आ सकता है, दूसरे जीवों के, और प्राकृतिक कारणों से आ सकता है, दैविक कारणों से आ सकता है। तो ये अपना दूसरा और प्रकृति के तत्व या दैविक तत्वों से दुख हमारे अंदर पैदा होता है। अब वापस वही सवाल पे आते हैं कि बेशक प्रकृति से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, या अपने अंदर से हो रहा है, या दूसरे जीव से हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है? हम अपने आप को ऐसा क्या सिखाएं कि हमको दुख होना ही बंद हो जाए? चाहे अंदर से आए, चाहे दूसरे जीवों से आए, चाहे प्रकृति से आए, देवताओं से आए, कहीं से भी आए। ये आप समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन दुख को। जो है जी सर। वो चाहे कहीं से भी आए, ओके। वो दुख आते क्यों है? हमको दुख का अनुभव क्यों होता है? हमारे अंदर कुछ बदल क्यों जाता है दुख के आने से? हमारे अंदर इसलिए बदल जाता है कि हमारे अंदर वृत्ति पैदा हो जाती है, बदलाव आ जाता है, चित्त में बदलाव आ जाता है, और जो बदलाव है वो दुख पैदा करता है। जब तक बदलाव नहीं हो रहा है हमको दुख नहीं है, लेकिन जैसे ही बदलाव होगा, वो तो या तो हमको अच्छा लगेगा या तो हमको बुरा लगेगा। हमको अच्छा लगेगा तो हमारे अंदर वो दुख पैदा नहीं करेगा, वो खुशी पैदा करेगा। हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे अंदर वो खुशी पैदा नहीं करेगा, हमारे अंदर वो दुख पैदा करेगा। अब हमारा रिस्पॉन्स क्या है बाहर की बदलती दुनिया में, या हमारे चित्त की और शरीर के बदलने से हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको आके थप्पड़ मार जाए, लेकिन आपका चित्त शांत है, उसमें वृत्ति पैदा नहीं हुई। हो सकता है कि आप घर के बाहर निकले, झगड़ा हो रहा है, कोई डंडा आके किसी का आपके सिर पे लगा जोर से, लेकिन आपका मन संतुलित रहा, आपने दूसरा डंडा निकाल के आप मारने नहीं गए। तो हमारा जो चित्त है वो बदल जाता है बाहर के ट्रिगर से।
या अंदर के ट्रिगर से। जब वो बाहर के ट्रिगर से या अंदर के ट्रिगर से बदलता है, वहां दुख की संभावना खड़ी हो जाती है कि ये जो बदलाव हुआ है, ये हमारा मनपसंद बदलाव है कि हमारे मन के विरुद्ध का बदलाव है। हमारे मन के पसंद का बदलाव होगा तो हमको अच्छा लगेगा, हमको खुशी मिलेगी। हमारे मन के विरुद्ध का बदलाव होगा, हमको गुस्सा भी आ सकता है, हमको बुरा भी लग सकता है, हमारे अंदर दुख भी पैदा कर सकता है। तो हमारा रिस्पॉन्स, बाहर से जो ट्रिगर आ रहा है, बाहर से जो चेंज आ रहा है, वो क्या है, वो तय करता है कि हम कितने दुखी होते हैं या कितने सुखी होते हैं, और होते क्या है हम, और उसके अनुसार नया क्या बनता है हमारा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब अगर हमारा चित्त ही नहीं है वहां पर, अब अगर हमारा चित्त नहीं है वहां पर, तो क्या हम रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते वहां पर। बाकी जितने भी तत्व हैं वो समेट के वो मूल प्रकृति में चले जाएंगे, प्रकृति डाल देगी, वो सृष्टि खत्म हो जाएगी, वो ब्रह्मांड गायब हो जाएगा। तो जहां पहले आफत खड़ी हो गई थी बदलाव के कारण, जहां दर्द हो रहा था, जहां कष्ट हो रहा था, वो प्लेटफॉर्म ही गायब हो गया। तो अभी ना आपको दुख हो रहा है, ना आपको कष्ट हो रहा है। Yes, sir. तो जब आप प्रकृति को देखना बंद करते हैं और अपने आप को देखते हैं, पुरुष पुरुष को देखता है, तो दुख गायब हो जाता है। जब पुरुष प्रकृति को ना देख करके अपने अंदर के प्रकृति के तत्व को देखता है, मूल प्रकृति को देखता है, तब भी दुख जब उसका गायब हो जाता है। यहां तक समझ में आया? मूल प्रकृति को देखेगा तो प्रकृति की रचना होगी ना सर। ओके, मैं रिपीट करता हूं। जी सर, फिर से जब वो अ, प्रकृति को नहीं देखता है हम्म और मूल प्रकृति के साथ में खड़ा है, लेकिन मूल प्रकृति को भी नहीं देख रहा है, उस पर ध्यान नहीं लगा रहा है, ओके ओके अकेला खड़ा है, केवल्य की स्थिति में खड़ा है, हट के खड़ा है, ठीक है। मूल प्रकृति के साथ एंगेज नहीं कर रहा है, तो भी उसको दुख नहीं होता है। अगर उसने मूल प्रकृति में इंटरेस्ट लिया तो दुख की श्रृंखला चालू हो जाती है। ठीक है। और जब तक उसको मूल प्रकृति उसके प्रेजेंस से उत्तेजित होके बदलती रहेगी, तब तक ये चलती है। हम्म, अभी आपको समझ में आया? जी सर। जी हाँ। जी सर, समझ में आ गए। हम्म। हाँ। तो आपकी प्रकृति आती है और जाती है। जब आप अपने अंदर आ जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना खुद का दर्शन करते हैं, तो प्रकृति नहीं रहती है। और जब आप खुद का दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो जो व्यक्त प्रकृति है उसका दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें दुख होता है। तो जो दुनिया व्यक्त है उसको देखने में, उसको देखने से दुख होता है। जो दुनिया व्यक्त नहीं हुई है अभी तक, अव्यक्त है, आपको दिख ही नहीं रही है, तो आपको दुख क्या देगी? वो देखने से, अनुभव से दुख होता है। जो आप अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, जो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, मूल प्रकृति, वो भी आपको दुख नहीं नहीं दे सकती है। लेकिन जब आप उसको दिलचस्पी से देखते हैं और उसको देख पाते हैं, तब दिक्कतें चालू हो जाती हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर, समझ में आई। ओके।
अब अगर आपको अपने प्रकृति को बड़ा करना है तो आपको अपने मूल प्रकृति पे ध्यान लगाना है। हाँ बोलिए। सर, आप बोल रहे हैं कि देखने के प्रोसेस से दुख हो रहा है, तो पुरुष जब प्रकृति को देख रहा है तभी दुख हो रहा है ना? हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, एक्चुअली आई जस्ट what I wanted to ask slipped out of my mind. अच्छा, कोई बात नहीं, जब आपके माइंड में आता है तब पूछिएगा। ठीक है। ओके, किसी और को कुछ पूछना है अभी? सर आपने बोला कि मूल प्रकृति को देखना है, तो मूल प्रकृति को देखने से तो प्रकृति का जन्म होता है। मूल प्रकृति को देखने से बोलिए, उसके करीब आने से बोलिए, उससे इंगेज करने से बोलिए, प्रकृति का जन्म होता है। हाँ सर, आपने अभी बोला कि अभी हमें मूल प्रकृति को देखना। नहीं, दोबारा बोलिए। आपने लास्ट में बोला ना कि हमें मूल प्रकृति पे ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, जब आपको अपने प्रकृति को बड़ा करना हो, आपकी प्रकृति की साइज फिक्स रहती है कि छोटी बड़ी होती है? छोटी बड़ी होती है। हाँ, नहीं, बाकियों का क्या राय है? यस सर, छोटी बड़ी हाँ, होती है सर। छोटी बड़ी होती है प्रकृति। छोटी बड़ी होती है। यस सर। क्यों होती है? गुणों गुणों के हिसाब से, हाँ अपने गुणों के हिसाब से, सत्व रजत तमो के हाँ, हिसाब से। गुणों के हिसाब से, बट गुणों को कंट्रोल कौन करता है? इंद्रिया सर, जो हाँ, बुद्धि, वृत्तियाँ। गुणों को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। हम्म? बुद्धि। मन बुद्धि मन करती है, ये भी ठीक है। मन 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 भी कर सकता है, ये भी ठीक है। और अहंकार। प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा गुणों को कंट्रोल कौन करता है? अहंकार। इंद्रिया, सर, इंद्रिया नहीं करेगी सर। अहंकार मानस। सबसे प्रभावशाली तत्व आपके अंदर प्रकृति के 23 तत्वों में कौन सा तत्व है? अहंकार। हाँ, पुरुष अहंकार। पुरुष अहंकार। अहंकार सर, बदलाव अहंकार अहंकार देखिए इंडिविजुअल है, और बुद्धि जो है वो यूनिवर्सल है। वो यूनिवर्सल कंपोनेंट, वो यूनिवर्सल पार्ट, वो यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा आपके अंदर भी है, हम सबके अंदर है। और वो यूनिवर्सल माइंड से इंडिविजुअल माइंड को कंट्रोल किया जाता है। और वो जो इंडिविजुअल माइंड है उसमें कर्ता भाव है जो कि अहंकार है। और उस इंडिविजुअल माइंड में एक भाव है जिसके माध्यम से हम देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, या इंद्रियों के द्वारा बाहर बदलाव लाते हैं, वो मानस है। मानस भी इंडिविजुअल माइंड है, बुद्धि यूनिवर्सल माइंड है। इस यूनिवर्स में जितने भी इंडिविजुअल माइंड है वो सब यूनिवर्सल माइंड से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सल माइंड उसको कंट्रोल कर रही है। ये समझ में आया यहां तक? जी सर। किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन हो गया तो पूछ लीजिए। तो सर मूल प्रकृति नहीं बड़ी हम्म? बुद्धि से? बुद्धि से बड़ी बुद्धि है। से बड़ी मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से बड़ा पुरुष है। ओके,
मेरी बात दोबारा से सुनिए। बुद्धि से ऊपर, बुद्धि जहां से पैदा हुई है वो मूल प्रकृति है। यस सर। लेकिन जहां से पैदा हो रही है बुद्धि, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अव्यक्त है। और जिसको हम देख पा रहे हैं वो व्यक्त प्रकृति है। तो सवाल ये था कि प्रकृति के अंदर में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? वो बुद्धि है। मूल प्रकृति जो है वो प्रकृति के अंदर नहीं है, वो बाहर है। वो मूल प्रकृति प्रकृति को पैदा करती है। मेरी मां ने मुझे पैदा किया है, लेकिन मेरी मां मेरे शरीर के अंदर नहीं है। मेरा शरीर अपनी मां के शरीर के बाहर है। तो प्रकृति जो है वो मूल प्रकृति के बाहर है। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ। यस सर, क्लियर है। हम्म। तो अंदर में हम बुद्धि के माध्यम से गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को सुस्ती चढ़ी है और मेरी बुद्धि बोले सुस्ती तो ठीक नहीं है भाई, इस टाइम पे ये तो ये काम करना है। मैं बाथरूम में जाता हूँ, पानी लगाता हूँ, मुंह पे मुंह धोता हूँ, बालों में भी पानी लगाता हूँ, बालों को भिगा देता हूँ, पंखे के नीचे जाके खड़ा हो जाता हूँ, ठंडी ठंडी हवा लगती है। अब क्या हुआ कि मेरे जो गुण हैं वो बदल गए। अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूं। अब जो मेरे अंदर पहले तमस था वो सत्व और रजस में बदल गया। अब मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी है, मेरे अंदर ज्ञान भी आने लग गया, मेरे को अच्छा भी लगने लग गया। समझ में आ रहा है बात? हम्म। यस सर। तो गुणों को बदला जा सकता है और बुद्धि के माध्यम से बदला जा सकता है प्रकृति के अंदर। प्रकृति के बाहर जो मूल प्रकृति है उसमें सारे गुण समान है, वहां शांति है। वहां कोई बदलाव नहीं है। और बदलाव है भी तो दिखाई नहीं देती है, बदलाव छुपी हुई है। बाहर से लगता है कि सब स्थिर है, सब स्टेडी है, सब डॉर्मेंट है, सब स्लीपिंग है। और जब हम मूल प्रकृति से ऊपर आते हैं तो वहां सारे गुण गायब हो जाते हैं, अभी कोई गुण नहीं है। यस सर। ये क्लियर है यहां तक? यस। ओके। अभी ऐसा है कि ये समझ लीजिए कि जो ऊपर का लेयर है वो नीचे के लेयर को कंट्रोल करता है। तो सबसे ऊपर सांख्य में पुरुष है। पुरुष का इम्पैक्ट पड़ता है मूल प्रकृति पे। मूल प्रकृति का इम्पैक्ट पड़ता है बुद्धि पे। बुद्धि का इम्पैक्ट पड़ता है अहंकार पे। अहंकार का पड़ता है मानस और इंद्रियों पे, और एक बार तन्मात्रा और पंचमहाभूत पे। तो ये इम्पैक्ट जो है ये ऊपर से नीचे आता है। अगर मैं पलंग पे लेटा हूं तो मेरे शरीर का जो वेट है वो सबसे पहले पलंग के चद्दर पे आती है, उसके बाद उसके मैट्रेस पे आती है, उसके बाद वो बेड पे आती है जो लकड़ी का बना हो या लोहे का बना हो, उसके बाद वो फ्लोर पे जाती है जो फर्श है कमरे का, उस पे जाती है। तो उसी प्रकार से जो पुरुष है वो मूल प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। मूल प्रकृति बुद्धि को कंट्रोल करती है। बुद्धि आ, इसको अहंकार को कंट्रोल करती है। अहंकार मानस को, इंद्रियों को, या अहंकार तन्मात्राओं पंचमहाभूत को कंट्रोल करता है। ये अभी क्लियर है? यस सर। ओके। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? सर सर ये ये जैसे आप शरीर का एकदम हाँ बोलिए।
बोलिए, नहीं कोई बोल रहे थे। किसी को पूछना है तो मैं पूछ लीजिए मैं क्वेश्चन। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे आप शरीर का एग्जाम्पल दिए, एक शरीर दूसरे शरीर से आता है तो वो अलग है। ऐसे ही एग्जैक्टली वही जो हायरार्की आप बोले हैं उसमें ही मतलब काम देता है, मतलब एक एक से निकलता है और पर अलग अलग है। सर आप बता रहे थे ना हम अपनी दुनिया कैसे बड़ी करें। हाँ, एक मेरे को मानस का क्वेश्चन मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मानस का दोबारा बोलो। आप जैसे शरीर का एग्जाम्पल दिए कि हमने जिसका शरीर से पैदा हुए उसका अंश है फिर भी अलग हो, उसके अंदर भी नहीं है। तो हाँ ये क्या सारे जो हायरार्की आप बताए, पुरुष, मूल प्रकृति, प्रकृति और बुद्धि, अहंकार और बाकी जो मन तन्मात्रा, ये सभी के लिए ऐसे ही हायरार्की से लागू है, मतलब सभी सभी से आकर फिर भी मतलब हाँ अलग अलग है। हाँ, मूल प्रकृति से बुद्धि आती है, इवॉल्व होती है, क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, मैनिफेस्ट होती है, जो भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए। मूल प्रकृति से ही बुद्धि बनती है। और बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि से अहंकार बनता है। अहंकार से, जब अहंकार सात्विक होता है तब मानस और इंद्रियां बनती हैं। जब अहंकार तामसिक होता है उस समय तन्मात्राएं और पंचमहाभूत बनते हैं। ये क्लियर है? सर लास्ट में ठीक जो है। बोले एक बार फिर से प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए सर, क्या बोले लास्ट में लास्ट में जो बताए हैं वो उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। एक बार बता दीजिए। मूल प्रकृति से बुद्धि पैदा होती है। बुद्धि मूल प्रकृति की बच्ची है। जी सर। जी और बुद्धि का बच्चा समझ लीजिए अहंकार को। जी अहंकार का बच्चा समझ लीजिए मानस को। जी सर। और अहंकार के और बच्चे समझ लीजिए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जी तो ये 11 जो तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, एक मानस, हम्म, ये अहंकार जब सात्विक अवस्था में होता है तब पैदा करता है। ओके। लेकिन प्रकृति तो एक जगह रहती नहीं है, बदलती है। तो जब अहंकार तामसिक हो जाता है तो 5 तन्मात्राएं पैदा करता है, और 5 तन्मात्राएं जो हैं वो पंचमहाभूत को रेडी कर देती हैं। तो ये सब इवॉल्व होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं, क्रिएट होती हैं। स्टार्टिंग से एंड तक ये बनती रहती है और प्रकृति आगे बढ़ती रहती है। जी 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 सर। फिर एक जगह आके प्रकृति रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। जो पंच महाभूत है उसके बाद कुछ नहीं बनता है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसके बाद कुछ नहीं बनता है। जो 5 कर्म इंद्रियां हैं उसके बाद भी कुछ नहीं बनता है। और जो मानस बना हुआ है उसके बाद भी कुछ नहीं बनता है। तो ये जितने भी तत्व हैं यहाँ आके प्रकृति की एंडिंग हो जाती है, प्रकृति आगे नहीं बढ़ती है। जी ये क्लियर है? जी सर। जी जी ओके। अभी प्रकृति का साइज कैसे बढ़ाया जाए? हम्म, मान लीजिए आपके पास एक बलून है। हम्म, आपको बलून को फुलाना हो तो क्या करेंगे? हवा भरेंगे। हवा कैसे भरेंगे? हवा या तो पंप से या तो मुंह से भरेंगे। जैसे ही आप बलून को मुंह में लगाएंगे या किसी पंप के साथ जोड़ेंगे और इंगेज करेंगे, एक्टिविटी चालू करेंगे, तो बलून फूलने लगेगा। और जब तक आप वो एक्शन कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब तक बुद्धि या वो बलून वो बढ़ने लगेगा, बढ़ता रहेगा। जितनी बलून की क्षमता है वहां तक आप बलून को ऊर्जा देके, मतलब हवा के प्रेशर से आप उसको बड़ा कर सकते। उसी प्रकार से जब आप बुद्धि पे जोर डालना चाहते हैं, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं,
तो आप मूल प्रकृति पे ध्यान लगा सकते हैं, तो आपके जो 23 तत्व हैं प्रकृति के, वो सब बढ़ने लगेंगे। वो प्रकृति का बलून फैलने लगेगा, फूलने लगेगा, और आप देखेंगे कि आपके अंदर की शक्तियां बढ़ रही हैं, आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, जिसको आप करके देख सकते हैं। और कुछ दिनों में आपको उसका रिजल्ट साफ साफ समझ में आएगा। ये रही बात। सर क्लियर नहीं है, कैसे करना है वो नहीं समझ में आया। कैसे करना है वो समझ नहीं आया। मूल प्रकृति पे ध्यान लगाइए, मूल प्रकृति के कॉन्सेप्ट को याद करिए कि वो इनफाइनाइट एनर्जी है, इटर्नली प्रेजेंट है। इन्हीं दो बातों पे फोकस करिए, तो आपको फील होगा कि आपके अंदर की एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके सर, आप लोग चाहें तो करके देख भी सकते हैं। आप 2 मिनट की आंख बंद करिए और ये इमेजिन करिए, या फोकस करिए, या कंसंट्रेट करिए मूल प्रकृति के तत्व को, और उसको एनर्जाइज करिए। वो सो रही है, उसको हम जगा रहे हैं, और शक्ति पूरे शरीर में आ रही है। 2 मिनट कर लीजिए, फिर मेरे को बताइएगा क्या एक्सपीरियंस। सर शक्ति को बाहर से अंदर आते हुए फील करना है या अंदर से ही फील करना है? कहीं से भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूल प्रकृति सब जगह है। जी सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू।
हाँ, अभी बताइए कौन शेयर करना चाहे। सर मैं बताती हूँ। हम्म। मूल प्रकृति पे ध्यान लगाने पर बिल्कुल मन ध्यान एकाग्र हुई, और वहां से फिर वापस आने को मन नहीं कर रहा था सर। ओके। और बाहर की दुनिया से मतलब जैसे कुछ जो इंद्रियां हमारी कान से कुछ सुने, वहां से भी कट ऑफ हो गई थी। ओके। जी सर, स्थिरता आई उसका मतलब, हम्म। स्थिरता आई सर, वहां मुझे प्लेजेंट सा महसूस होने लगा। एक्चुअली जब आप मूल प्रकृति में आती हैं तब आप प्रकृति से बाहर आ जाती हैं, जी सर। और जब आप प्रकृति से बाहर आ जाती हैं तो आप इंद्रियों से बाहर आ जाती हैं। जी जी तब आप सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति, इन तीनों से बाहर आ जाती हैं। जी तब आप बुद्धि, अहंकार, मानस, इनसे भी बाहर आ जाते हैं। जी। तो जब प्रकृति है ही नहीं हम्म, तो आपको शांति का एहसास होता है। जी इनफैक्ट हम लोग जो ओम के मंत्र का जाप करते हैं उसमें 3 अक्षर हैं। और जो है वो मानस को रिप्रेजेंट करता है, वो जो है वो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, म जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो आगे बढ़ जाता है तो शांति आ जाती है, तब वो मूल प्रकृति में होता है। और ये चारों अ, उ, म और शांति, ये 4 अवस्थाएं हैं प्रकृति की। प्रकृति या तो तामसिक होगी, या तो राजसिक होगी, या तो सात्विक होगी, या तो शांत होगी। पांचवी अवस्था नहीं है उसकी। पांचवी अवस्था जो है वो प्रकृति के बाहर की है, जो पुरुष है। अगर आप पुरुष में जाएंगे और वापस आएंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि पुरुष में क्या हुआ, क्या देखा। तो किसी का यहां पर कोई अगर क्वेश्चन हो तो कर सकता है। सर ये सब हाँ। जब ध्यान सर आपके साथ जब ध्यान करते हैं तो एनर्जी अलग होती है, वाइब्रेशन अलग होती है, और यही बाद में करा मैंने तो फिर इतनी एनर्जी नहीं थी, वाइब्रेशन अलग। नहीं, वो ठीक है, वो ग्रुप में आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, अकेले करेंगे अलग होता है। किस माइंडसेट से कर रहे हैं, किस समय पे हो रहा है, किस विषय पे हो रहा है, कई सारे फैक्टर हैं। अभी हम लोग थे ओम पे, तो जब भी कोई गुजर जाता है हम लोग बोलते हैं कई बार ओम शांति। क्यों बोलते हैं? अच्छा, इसलिए कि वो प्रकृति से मूल प्रकृति में जाएं। प्रकृति से मूल प्रकृति में जाएं, उनकी वृत्तियां शांत हो जाएं। हम्म।
अगर उनकी वृत्तियां शांत नहीं होंगी तो वापस जन्म लेंगे। कितनी गहरी बात है, मुझे पता नहीं। हम्म। सर इतने डीप साइंस है ओम शांति का भी, तो हमें अभी पता चलता है तो सब कुछ बहुत डीप। सागर में जितना नीचे जाएंगे उसी के हिसाब से मिलेंगे ना, क्या बोलते हैं, जेम्स। तो ये बोला जा रहा है इस प्रथम कारिका में, ये दुख के तीन सोर्स हैं, और ये हमारे अंदर जो पीड़ा पैदा कर रही है उस कारण से मन में एक जिज्ञासा है, एक इंक्वायरी मैं कर रहा हूं यहां पर, कि दुख को परमानेंटली कैसे हटाया जाए। तो सामने वाला बोलता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। दुख तो कोई भी दवाई खाने से, कोई भी फिजिकल चीज से जा सकती है, कोई भी चीज जिसको हम देख पा रहे हैं उससे जा सकती है। तो कहते हैं जा तो सकती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% जाएगी, और दूसरा ये भी गारंटी नहीं है कि वो 100% परमानेंटली जाएगी। तो यहां पर दुख के ऊपर में रिसर्च चल रहा है। दुख कहाँ हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों दुख होता है, उसको हटाने का तरीका क्या है, उसकी खोज है। और जैसे आपको उत्तर मिलने लगेंगे और उस उत्तर को आप प्रैक्टिस में डालोगे, जीवन में उतारोगे, और वो अभ्यास करोगे जिससे कि मन को, चित्त को हटाया जाए जहां से दुख आ रहा है वहां से, तो आप देखेंगे कि दुख हट गया। तो इसी की पूरी साइंस है, और इसको समझते समझते आपको पूरा ब्रह्मांड समझ में आने लगता है, और ब्रह्मांड समझते समझते आप खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। फिर आपको जो चाहिए आप अपने जीवन में बना सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशन के देवता बन जाते हैं। और क्योंकि आपको पूरा ब्रह्मांड समझ में आ गया, तो आपको उसका ज्ञान आया तभी समझ में आ रहा है। तो सरस्वती आपके अंदर जाग जाती है, पूर्ण रूप से आपके पास ज्ञान का भंडार आ जाता है। जब पूरा ज्ञान का भंडार आ जाता है तो पूरी सत्ता आपकी है, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। और जब आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास पावर भी है, आपको पूरा ब्रह्मांड भी समझ में आ रहा है, तो और क्या चाहिए। आप सबसे अमीर भी हो सकते हैं, फिर आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद आप ये सब छोड़ के, संसारी ज्ञान, संसार से मिला हुआ शक्ति छोड़ के, आप पुरुष में जा सकते हैं, प्रकृति के पार जा सकते हैं। है ये बहुत सरल, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके ये खुलता है दरवाजा। और जब ये दरवाजा खुलता है आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस खुले हुए कमरे में फिर क्या क्या संभव होने लगता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इस पॉइंट तक पूछे, वरना आज का सेशन यहीं शेष करते हैं। आप तो ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, मैं एक ही प्रकार के ध्यान में मतलब कंसंट्रेशन करता हूँ। ये, हाँ जी, तो आप तो वैरायटी का ध्यान कर रहे हैं तो उसमें मेरा मतलब थोड़ा ये हो जाता है, मतलब मुझे भटकना लगता थोड़ा जोर से बोलो, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। है। मैं बोला कि जो आप ध्यान जो बोल रहे हैं उनका ध्यान है, और एक कल जो ध्यान कर रहे थे अंदर से, और आज जो बोल रहे थे मूल प्रकृति, तो थोड़ा मतलब
एक ही टाइप का ध्यान करने से ठीक रहेगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस करना है? एक्चुअली जितना आप एक ही प्रकार का ध्यान करोगे उतना आपको लाभ है, लेकिन सवाल है कि ध्यान किस चीज पे। जो आपको चाहिए उस पे ध्यान करना है, तब वो जो आपको चाहिए उस पे आप ध्यान कर रहे हैं तो वो आपके जीवन में वो रियलिटी बन जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो किसी भी चीज पे ध्यान कर लीजिए, आपकी ध्यान करने की क्षमता आ जाएगी। जब भी आपको कुछ चाहिए उस पे जब ध्यान लगाएंगे तो वो फटाक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ध्यान की प्रैक्टिस की हुई है। तो ध्यान एक टूल है, वो टूल के माध्यम से आप थॉट टू मैटर जाते हैं। जो थॉट जनरेट करके उसके ऊपर ध्यान करेंगे वो मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएगा, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। पूरी मैनिफेस्टेशन इसी पे आधारित है। क्लियर है अभी? जी जी। हाँ, किसी और का भी क्वेश्चन था शायद। तो क्लोज करें? जी सर। हम्म, जी सर। चलिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। या थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू।